गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का जो हम राजनीतिक विज्ञान का जो हम लेसन सेकंड कर रहे थे उसी का लेक्चर 2 आज हम करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि संघवाद है वो क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने कर लिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो संघवाद का जो गठन है वो दो तरीकों से होता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। आज हम करेंगे भारत में जो संघीय व्यवस्था वो किस प्रकार की है। भारत जैसे विशाल देश में विविधताओं को संभालना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। यहाँ अनेक भाषाओं, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। अब संघीय व्यवस्था कहाँ पर ज्यादा जरूरी है? जहाँ पर जातीय बनावट जटिल हो और जहाँ देश का आकार बड़ा है तो वहां तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा करना होता है। और भारत की अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत बहुत ही बड़ा देश और विविधताओं को अगर आप देखेंगे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर तो वो भी काफी अंतर भारत में पाया जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक दुखद और रक्त रंजित घटना है। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक रजवाड़े भारत में विलीन हो गए थे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया था और भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत से हुआ था। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो संविधान में हमारे क्या कर दिया गया था, संघ की घोषणा कर दी गई थी। यानी कि शक्तियों का बंटवारा उसी समय कर दिया गया था। दो स्तर की सरकार जैसे आपको पता होगा बना दी गई थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत में दो स्तरीय शासन व्यवस्था है, संघ सरकार जिसको केंद्र सरकार भी कहते हैं हम, और दूसरी चीज जैसे राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं को संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर बनाया गया। पंचायत और जो नगर पालिका, नगरों का जो शासन चलाते हैं, ये बाद में चलकर हमारे देश में आया था। प्रत्येक स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अधिकार क्षेत्र है। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब आप ये ध्यान दें कि संघीय व्यवस्था में क्या बताया था मैंने, शक्तियों का बंटवारा जैसे होता है, अलग अलग क्षेत्र में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इनका जो अधिकार क्षेत्र है, जितना इनको मिला हुआ है अधिकार क्षेत्र है, उसमें क्या कर दिया गया है, इनके अधिकारों की विधायी जो शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटते, 3 सूचियां। ध्यान दें कितनी सूचियों में, 3 सूचियों में। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपका जो क्वेश्चन हो इस प्रकार से बन सकता है कि भारत में राज्य और केंद्र सरकार में विधायी शक्तियों के अधिकारों के 3 हिस्से, 3 सूचियां कौन सी हैं? तो देखिए वो कौन कौन सी। सबसे पहले आती है संघ सूची। अब जैसे केंद्र को हमने क्या कहा, केंद्र सरकार को हमने संघ सरकार का, तो आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, संघ सूची। यानी कि केंद्र की सरकार की जो सूची है वो, यानी कि जो केंद्र सरकार को जो अधिकार मिले वो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। यानी कि क्या कहता है, ऐसे मामले हैं जो पूरे देश के हैं, पूरे देश को जिनकी आवश्यकता है, जैसे प्रतिरक्षा है, सुरक्षा का जो मामला आता है, विदेशी मामले हैं, बैंक और संचार है, और उसके अलावा मुद्रा। तो ये सारे मामले क्या है, पूरे देश के हित के लिए होते हैं। तो इनको किस में डाला गया है, संघ सूची में डाला गया। इसी कारण इन्हें संघ सूची में डाला गया और उनके विषयों का पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। यानी कि इनकी देखरेख करना, इन पर कानून बनाना, सारा का सारा काम किसका है, केंद्र सरकार का है। संघ सूची किसको दी गई है, केंद्र सरकार को। सेकंड आता है राज्य सूची। यानी कि राज्य का नाम आ गया, राज्य सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं, इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्तरीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची के विषयों के बारे में कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। अब देखें आप पुलिस वैसे केंद्र की वजह से प्रतिरक्षा में भी आती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर कौन सी बात करें, हम राज्य पुलिस की जो बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पे करें। हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, राजस्थान पुलिस है। व्यापार एक राज्य का जो व्यापार है, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई के जो मामले वो क्या होते हैं, छोटे स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं। तो किसको दे दिए गए सारे मामले, ये राज्य सूची में डालकर राज्य सरकार को इनके ऊपर अधिकार है, राज्य सरकार इन पर कानून बना सकती है। तीसरा जो आता है वो है समवर्ती सूची। ना तो संघ में है और ना ही राज्य में। उन विषयों को, जो विषय ना तो संघ में डाले गए और ना ही राज्य सूची में डाले गए, उनको किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। यानी कि दोनों के बीच में जो सूची बनती है वो बनती है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वे विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी के हैं। यानी कि वो सारे मामले हैं जो केंद्र के महत्व के भी हैं और राज्य के महत्व के भी हैं। तो इन सबको किस में डाल दिया, समवर्ती सूची में। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों का है, दोनों मिलकर कानून इस पर बनाते हैं, दोनों का साझा इनके ऊपर अधिकार है। इसके बाद कुछ और भी विषय ऐसे बचते हैं जो इनमें से कौन सी सूची में भी नहीं आते। और ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे संविधान के समय, जब संविधान में जब इन सूचियों को डाला जा रहा था तो ये मामले उस समय थे ही नहीं। तो इनको किस में डाल दिया गया है, बाकी बचे विषय को कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जिक्र मैं क्यों करूं, क्योंकि उस समय इतना डेवलप ये मामला नहीं था। तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है, इन्हें बाकी बचे हुए विषय कहा जाता है। इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। अब देखिए आप, नाम तो इनको क्या दे दिए गए,
रेसिड्यूअरी यानी कि बाकी बचे विषय, लेकिन इन पर कानून कौन बनाएगा? हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार इन पर कानून नहीं बना सकती है। अब आपने 4 प्रकार की सूचियां पढ़ ली, 3 महत्वपूर्ण थी, चौथी जैसे बाकी बचे विषयों की है। अब बात करते हैं कि भारतीय संघ के सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे आपने अभी रिसेंट हमारा चल रहा था पिछले ही साल 370 जो धारा थी वो हमारी हट गई थी जम्मू कश्मीर से, तो अब वो स्पेशल राज्य नहीं रहा। लेकिन जब आजादी हमें मिली थी तो उस समय पर जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था? अलग राज्य, मतलब एकमात्र राज्य ऐसा था जिसमें संविधान अलग बनाया गया था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था, यानी कि इसमें केंद्र सरकार की नहीं चलती थी, बल्कि यहाँ की जो विधानसभा है उसकी अनुमति लेना बहुत ही जरूरी था अगर कोई चीज लागू करनी है तो। इस राज्य के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था, यानी कि कोई भी भारतीय यहाँ पर जमीन मकान नहीं ले सकता था जब तक सरकार यहाँ की मंजूरी ना दे, फिर यहाँ या वो यहाँ ले ही नहीं सकता था। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संघ की कुछ इकाइयों को बहुत कम अधिकार है। ये क्षेत्र इतने छोटे हैं कि न तो राज्य का दर्जा दिया गया है तथा न ही अन्य राज्यों में मिलाया जा सकता है, यानी कि अब कुछ और भी ऐसे क्षेत्र बचते हैं जिन्हें न तो अलग से राज्य बना सकते हैं और न ही किसी राज्य में मिला सकते हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली। इसके अलावा आपको पता है भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश और अभी जैसे हमारे 9 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी 2 बना दिए गए हैं। तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, और जो आपका बचता है 7 हमारे यहाँ तक हो गए और 2 जो हमारे हैं वो कश्मीर के अंदर हैं। तो ये जो सभी क्षेत्र हैं ये ना तो किसी राज्य में मिला सकते हैं इनको, ना ही इनको अलग राज्य इनको बना सकते हैं, तो इनको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये आपका क्वेश्चन आज मैं दूंगी, उसका भी आंसर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अधिकारों के इस बंटवारे में कोई भी बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। कोई भी बदलाव पहले संसद के दोनों सदनों में, अब आपने पढ़ लिया है 9वीं कक्षा में जैसे मैं पढ़ा था कि संसद के कितने सदन है? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों में जब तक 2/3 बहुमत से मंजूर नहीं किया जाता है कोई भी मामला, तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते। 2/3 जब तक राज्यसभा और लोकसभा के जो लोग हैं वो मंजूरी नहीं देते हैं, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। अब मान लो इनके बाद भी फैसला नहीं होता है, फिर भी शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद है केंद्र राज्य के बीच में, तो उसको क्या करते हैं? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। जो भी फैसला वो सुनाएंगे वही क्या होगा? सर्वमान्य फैसला माना जाएगा। संघ व्यवस्था बात करते हैं कैसे चलती है, तो ठीक क्या बात है, भारत में जो संघ व्यवस्था किस प्रकार की है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से चलती है। संघ व्यवस्था के कारगर होने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधान का होना ही पर्याप्त नहीं, यानी कि संविधान में जो चीजें दे देना अकेला उनसे कुछ नहीं होने वाला है। भारत में संघ व्यवस्था के सफल होने का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति को भी देना चाहिए। इसी ने संघवाद की भावना, विविधता का आदर और जो साथ रहने की इच्छा से हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित हुए हैं। यानी कि क्या कह रहा है, अकेला लिखने से संविधान के अंदर या संवैधानिक रूप से इनको देने से ही इनको लागू नहीं किया गया, बल्कि जो हमारी राजनीति है, राजनीतिक जो हमारी सरकार है, जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति है, उसका भी बहुत विशेष महत्व इसके अंदर है। उसने भी काफी योगदान इसके अंदर दिया है इसको अच्छी प्रकार से लागू करने के लिए। आज का जो आपका जो होमवर्क रहेगा वो आप ध्यान दें क्या रहेगा। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां हैं, तो आपको अभी मैंने बताया 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संविधान में मौलिक रूप से संगठित व्यवस्था को प्रावधान कितने स्तर का है, यानी कि जब हमारा संविधान बना तो इसमें जो स्तर थे वो कितने थे, तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं बता भी चुकी हूँ, 2 स्तरीय थे हमारे, केंद्र और राज्य। तीसरा जो स्तर है पंचायत का और नगर पालिका का, मैंने आपको बताया बाद में जाकर आया था। बाकी बचे विषय किसे कहते हैं, या फिर इन्हीं को अपशिष्ट विषय भी कहा जाता है या अपशिष्ट अधिकार भी कहा जाता है। कौन से होते हैं बाकी बचे, जो तीनों सूची में से किसी में नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो विषय है वो। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, इसके लिए मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगी आज। तो पहले भी मैंने जिक्र किया था, विश्व में 193 देशों की जो सूची आई उसमें से 25 देशों में संघीय व्यवस्था है, यानी कि 25 बहुत ही कम देश ऐसे जहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, ये मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ। भारतीय संविधान में शासन शक्तियों से संबंधित कितनी सूचियां, विस्तारपूर्वक जो 3 सूचियां आज हमने करी वो आप बहुत ही अच्छी प्रकार से उतारेंगे और उसको अच्छे से याद भी करेंगे। इसके बाद एक आपका शब्द संग्रहण बचा अधिकार क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्या होता है, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, वैधानिक यानी कि पूर्ण रूप से जिसका किसी का जिस पर अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है। इसके बाद
आपके 2 प्रश्न आपको मैप के दे रही हूँ एनसीईआरटी के बुक में, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका वो मैप से रिलेटेड है। तो देखिए आप क्या करेंगे, भारत का एक खाली मानचित्र आप लेंगे, उसमें मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्य दिखाएंगे। अब आप मैप ऑलरेडी कर चुके तो आपको दिखाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राज्य आप सब बच्चों को याद है। तो आपको 4 राज्य दिखाने मैप के अंदर, आपको इनको कलर से भी दिखा सकते हैं। विश्व के खाली मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अतिरिक्त संघ शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताइए। वैसे मैं आपको सभी दिखा देती हूँ, अगर 25 देश, और देखें इसमें 3 में से आप कौन कौन से मुख्य दिखा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, रूस है, ब्राजील है, अर्जेंटीना और पाकिस्तान। एक बार आप जल्दी से इनको देख लीजिए कि कौन कौन से ये राज्य हैं। इधर आप उत्तरी अमेरिका में चलेंगे तो कनाडा और अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको, ये भी उत्तरी अमेरिका का है। नीचे अगर दक्षिण अमेरिका में आएंगे तो वेनेजुएला, यहाँ पे ब्राजील और अर्जेंटीना, ये देश हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण देश जो हैं वो जहाँ पर संघीय व्यवस्था है। इधर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ये मलेशिया, ये एशिया में आ जाएगा। भारत और पाकिस्तान, ये दोनों भी एशिया में। रूस, ये भी एशिया में। और एक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई इसको शॉर्ट में कहा जाता है, यहाँ पर ये कंट्री है यूएई। इसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका में इथोपिया, नाइजीरिया, ये नाइजीरिया सबसे ज्यादा जनसंख्या जहाँ अफ्रीका की बोली जाती है नाइजीरिया में। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण यूरोप कंट्रीज में चलते हैं, जिससे कहानी शुरू हुई थी हमारी बेल्जियम, यहाँ पे आपका बेल्जियम और ऑस्ट्रिया। इधर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तीनों इकट्ठे देश के यहाँ पर हैं। और ऊपर जो बच गया वो जर्मनी और ये आपका स्पेन। ये वो देश है जहाँ पर संघ व्यवस्था। इसमें से कोई भी 3 आपको जो आसान लगे वो आप मैप के अंदर भर सकते हैं, और आप चाहें तो इन सबको भी भर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।